इवोल्यूशन बायोलॉजी के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास के अंतर्गत एनसीईआरटी क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इस अध्याय का संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। आज हम लोग सभी के सभी एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर देखेंगे। यदि आप लोगों को इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसका सही आंसर लिख सकें, इसके लिए यह आवश्यक भी है कि आप एनसीईआरटी बुक की जितनी भी प्रश्नावली के प्रश्न हैं उन सभी का आप सॉल्यूशन देखें, समझें और याद रखें, तभी आप परीक्षाओं में 100% प्रश्नों को बना पाएंगे। आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न और चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग का पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं, ये यहाँ पूछा जा रहा है स्वस्थ रहने के उपाय जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध अर्थात संक्रामक रोगों के रक्षा के लिए, संक्रामक रोगों से लोगों की रक्षा के लिए उस उपाय का प्रयोग करेंगे तो लोगों को संक्रामक रोग नहीं होगा। आइए इसका उत्तर देखते हैं। संक्रामक रोगों के विरुद्ध हम निम्नलिखित जन स्वास्थ्य उपायों को सुझाएंगे। अगर नीचे लिखे हुए जो भी ऑप्शंस हैं या बातें कही गई हैं, यदि आप इसका ध्यान रखेंगे तो संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या किसी समाज में नहीं फैलेगा। जिसमें पहला है अपशिष्ट व उत्सर्जी पदार्थों का समुचित निपटान होना। जो भी अपशिष्ट पदार्थ है या गंदा पदार्थ है उसका प्रॉपर तरीके से निपटारा होना ज़रूरी है, समुचित तरीके से निपटारा होना ज़रूरी है। यत्र तत्र हम उसे ना फेंकें जिसके कारण संक्रामक बीमारी हो जाएगी। संक्रमित व्यक्ति व उसके सामान से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का संक्रामक रोग है किसी भी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति का जो भी पर्सनल यूज़ का सामान हो, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, कीबोर्ड हो सकता है, उसका कपड़ा हो सकता है, उसके बर्तन हो सकते, उसके पॉट्स हो सकते हैं, इन सभी का हम उपयोग नहीं कर सकते। वो कॉमन नहीं होगा, वह उसका पर्सनल हो जाता है जब उसे संक्रामक रोग रहता है तब। तीसरा, नाले नालियों में कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। नाले नाली में अगर नालियाँ खुली हुई हैं या फिर बंद हैं, अगर उसमें पानी का जमाव हो चुका है तो वैसी स्थिति में हमें प्रत्येक 2 से 3 दिन पर कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए, तभी उसमें मच्छर नहीं होंगे। नहीं तो मच्छर पनपने के बाद बहुत सारी बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, मच्छर के काटने से फैलेरिया हो सकता है। आवासीय स्थलों के निकट जल ठहराव को रोकना चाहिए। कहीं भी लोग रह रहे हैं, आवास है, 4-5 लोग, 10 लोग या 20 परिवार एक साथ रह रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसके आसपास कहीं गड्ढा में पानी जमा हो गया है तो उसको रोकना चाहिए। उसको ऐसा निकासी बना दीजिए कि वो जाकर किसी पोखर में या फिर किसी तालाब में या फिर किसी नदी में जाकर के मिल जाए। घर के आसपास वो जमा ना रहे, नहीं तो उससे संक्रामक रोग हो सकते हैं। नालियों के गंदे पानी की समुचित निकासी होना चाहिए। नाला में पानी जमा नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप प्रॉपर चैनल बनाइए, प्रॉपर व्यवस्था बनाइए ताकि वह एक जगह जा कर के जमा हो जाए जो कि आवासीय परिवेशों से दूर हो। संक्रामक रोगों के रोकथाम हेतु वृहद स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाना। बहुत सारी बीमारियों को हमने अध्ययन किया है जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि यदि टीका होता तो उस बीमारी से भी बचाव किया जा सकता था। अगर अभी रिसेंटली देखें तो कोरोना बीमारी ऐसी बीमारी है, यदि उसका टीका नहीं होता तो मैक्सिमम लोग आज भी ग्रसित रहते। इसीलिए किसी भी बीमारी का यदि टीका उपलब्ध है तो सभी व्यक्तियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह उस टीका का निश्चित रूप से उपयोग करें और टीकाकरण का आनंद उठाएं। तो इन सभी उपायों का अगर आप उपयोग करते हैं तो कभी भी आपके परिवार में या आपको संक्रामक बीमारी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीव विज्ञान या जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। मतलब बायोलॉजी
किस प्रकार से हमें हेल्प करता है संक्रामक रोगों के बचाव के लिए। बायोलॉजी किस प्रकार से संक्रामक रोगों से हमें बचाता है। आइए देखते हैं इसके आंसर को। उत्तर, जीव विज्ञान जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में हमारी सहायता निम्नलिखित प्रकार से की है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा ये बायोलॉजी का टर्म है या बातें हैं जो हमें संक्रामक रोगों को पहचानने या फिर संक्रामक रोगों के अध्ययन में या रक्षा में सहायता किया है। पहला है, जीव विज्ञान रोग जनकों को पहचानने में हमारी सहायता करती। बिल्कुल, बायोलॉजी की सहायता से ही हम उसे पहचान पाते हैं कि उसके कोशिकाओं की संरचना किस प्रकार का है, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, और उसी आधार पर हम उस मेडिसिन का भी उपयोग करते हैं। दूसरा, रोग फैलाने वाले रोग जनकों के जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है। निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का पैथोजन है, रोगाणु है, तो उसका जीवन चक्र क्या है, वह किस समय वृद्धि करता है, किस समय उसकी संख्या नहीं बढ़ती है, इसका हमें जानकारी बायोलॉजी से ही मिल पाता है। रोगजनक के मनुष्य में स्थानांतरण की क्रियाविधि की जानकारी होती है। अलग अलग, जैसे अमीबिया पेचिस है, भोजन से फैलता है। टाइफाइड है, दूषित जल और भोजन से फैलता है। इसी प्रकार मलेरिया है, मच्छर से फैलता है। तो ये किसके द्वारा संभव हो सकता है? केवल बायोलॉजी के अध्ययन से। बायोलॉजी के द्वारा ही रोगजनक किस प्रकार से वृद्धि करता है और किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलाता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें बायोलॉजी से ही संभव है। रोग से किस प्रकार सुरक्षा की जा सकती है ज्ञात होता है। अर्थात बायोलॉजी के अध्ययन से, जब तक हम बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि किसी रोग से सुरक्षा के लिए कौन कौन सा उपाय किया जा सकता है, उस रोग से बचने के लिए हमें किस प्रकार का उपाय करना चाहिए। बहुत से लोगों के विरुद्ध इंजेक्शन तैयार करने में सहायता मिलती है। अब जैसे अभी हमने चर्चा किया कोविड का, अगर ये बायोलॉजी नहीं होता तो इतने सारे लोगों के लिए वैक्सीन नहीं बन पाता। वैक्सीन नहीं बनता क्योंकि यह वैक्सीन का निर्माण भी बायोलॉजी के ही प्रोसीजर या प्रक्रियाओं का उपयोग करके ही तैयार किया जाता है। इसीलिए कहा गया कि बहुत सारे लोगों के लिए इंजेक्शन तैयार करना है तो बायोलॉजी से ही संभव हो सकता है। इस प्रकार बायोलॉजी संक्रामक रोगों से बचने में या हमारी रक्षा में अपना योगदान देता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। अर्थात अगर शॉर्ट में जाने तो ये प्रश्न का कहने का मतलब है कि नीचे जो भी रोग दिया गया है, इस रोग का डिटेल दीजिए, मतलब इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो भी रोग का नाम यहाँ लिखा गया, जिसमें पहला है अमीबता, अमीबिएसिस या अमीबियता। इसे अमीबिएसिस या अमीबियता भी कहा जाता है, अमीबियता भी कहा जाता है, इसे अतिसार भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करें। किसके बारे में? अमीबियता के बारे में। अमीबता या अमीबी अतिसार नामक रोग मानव के वृहद आंत्र, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको कहते हैं वृहद आंत्र को कहते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है में पाए जाने वाले एंटमीबा हिस्टोलिटिका, याद रखिएगा ये याद रखना है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी से होता है, ये भी याद रखना है। अमीबिया पेचिस किसके द्वारा होता है? तो एक प्रोटोजोआ परजीवी है जिसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इस रोग के लक्षण कोष्ठबद्धता अर्थात कब्ज, उदर पीड़ा मतलब पेट में दर्द, और ऐंठन, पेट में ऐंठन या आंत में ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्म म्यूकस का ज़्यादा मात्रा में निकलना, और रुधिर के थक्के वाला मल आदि है। मतलब जब भी टॉयलेट होगा या मल का निष्कासन होगा तो वैसी स्थिति में ब्लड भी आएगा, तो व्यक्ति समझ जाता है कि उसे अमीबता या अमीबी अतिसार हो गया है। इस रोग का वाहक घरेलू मक्खियाँ होती हैं, इसीलिए भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए, जो परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उसे संदूषित कर देती है। मतलब किसी व्यक्ति के मल में ये परजीवी, प्रोटोजोआ परजीवी जो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, वह मल में पाया जाता है। उसी मल पे जो मक्खी बैठती है
वही आकर के खाद्य पदार्थों पर भी बैठ करके उसे संदूषित करती है या फिर उसे प्रदूषित करती है। इसीलिए भोजन हमेशा ढककर रखना चाहिए। बाहर के जो भी पदार्थ खाने में उपयोग करते हो, ये आप सुनिश्चित कर लें कि वह बिल्कुल ढका हुआ है कि नहीं। यदि उस पर मक्खियाँ बैठ रही हैं तो उसका उपयोग कतई नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको भी संक्रामक रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। अमीबिया पेचिस, संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ। याद रखना है, भोजन और पानी, खाद्य पदार्थ और पेयजल से ही संक्रमण का प्रमुख स्रोत है, अर्थात यह संक्रमण इन्हीं दोनों के प्रयोग से फैलता है। वो प्रदूषित खाद्य पदार्थ हो सकता है और पानी हो सकता है। इससे बचने के लिए स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए और खाद्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए। हमने पहले ही कहा है कि खाद्य पदार्थों को हमेशा ढककर, और बाहर में यदि आप भोजन कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि जो भी भोजन आप कर रहे हैं वे सभी ढककर रखा हुआ होना चाहिए, और घर में या फिर घर के बाहर स्वच्छता का पूरा पालन करना चाहिए। इस प्रकार से हम अमीबियता से बच सकते हैं और उसे पहचान सकते हैं कि यह कैसे मानव में फैलता है। दूसरा रोग है मलेरिया। मलेरिया ये भी प्रोटोजोआ से होने वाला ही बीमारी है। इस रोग के लिए प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ उत्तरदायी होता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, याद रखिएगा, प्रोटोजोआ जनित रोग है। कौन सा? मलेरिया। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है। मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपोडम तथा प्लाज्मोडियम ओवेले उत्तरदायी होते हैं। ये 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं जिनसे मलेरिया नामक रोग व्यक्ति को होता है। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा होने वाला दुर्दम मलेरिया ये सबसे खतरनाक होता है। दुर्दम मलेरिया सबसे गंभीर और घातक है, इसमें लोग मर भी जाते हैं अगर इनसे होता है तो, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है तो। इसके संक्रमण के कारण रक्त कोशिकाओं में थ्रोम्बोसिस हो जाने के कारण ये अवरुद्ध हो जाता है और रोगों की मृत्यु हो जाती है। थ्रोम्बोसिस हो जाता है मतलब रक्त थक्का बन जाता है। क्या हो जाता है? रक्त थक्का बन जाता है। रक्त थक्का बन जाने के कारण यह ऑक्सीजन की पूर्ति कोशिकाओं में प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है, जिसके कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। मादा एनोफिलीज रोगवाहक अर्थात रोग का संचारण करने वाली होती है। यह मच्छर का नाम है, मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज मच्छर ही मलेरिया नामक परजीवी को या प्लाज्मोडियम नामक परजीवी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाता है, इसीलिए इसे रोगवाहक का नाम दिया गया है, रोगवाहक कहा जाता है। जब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति को वह मच्छर काटती है तो वैसी स्थिति में वह शरीर में प्रवेश कर जाता है। कौन? मलेरिया परजीवी, जिसे हम लोग प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं। वह परजीवी उस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और जब संक्रमित मादा मच्छर किसी अन्य स्वस्थ मानव को काटती है तो स्पोरोजोइट, ये इसकी अवस्था है प्लाज्मोडियम की, स्पोरोजोइट मादा मच्छर की लार से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। स्पोरोजोइट अवस्था में कहाँ से प्रवेश करता है? तो लार में उपस्थित होता है। वो जो मादा एनोफिलीज मच्छर है उसके लार में ये उपस्थित रहता है, और जैसे ही मानव को वो मच्छर काटती है तो उसके लार में उपस्थित स्पोरोजोइट अर्थात प्लाज्मोडियम परजीवी या प्रोटोजोआ वह डायरेक्ट मानव के रक्त में चला आता है या मानव के शरीर में आ जाता है। मलेरिया में ज्वर की पुनरावृत्ति एक निश्चित अवधि अर्थात 48 या 72 घंटे के पश्चात पर होती रहती है। ये कंप्लीट डिटेलिंग है, आपको 2 दिन पर 3 दिन पर लगातार बुखार आता रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर आता रहेगा, के पश्चात होती रहती है। इसमें लाल रक्त कणिकाओं की निरंतर क्षति होती है। अगर ब्लड टेस्ट किया जाएगा तो वैसी स्थिति में देखा जाता है कि जो आरबीसी है इसकी संख्या घट जाती है बहुत ज़्यादा और घटती रहती है लगातार। दूसरा है कि इसके फीवर का एक पहचान है। मलेरिया के फीवर के साथ क्या होता है कि पहले ठंडा लगेगा पेशेंट को, फिर उसके बाद कंपन होगा, कंपन के साथ बुखार आता है, ठंडा लगा, कंपन हुआ और उसके बाद पसीना आएगा बहुत तेज। अब पसीना आने के बाद फिर ठंडा हो जाएगा शरीर। ये क्रम ही चलता रहता है, यही क्रम चलता रहता है। कंपन के साथ बुखार आता है, पसीना आता है और फिर शरीर ठंडा हो जाता है। ये जब भी अगर इस तरह का सिम्टम अगर आपको लगता है तो निश्चित रूप से समझ जाइए कि बीमारी मलेरिया है।
चलिए, तीसरी बीमारी है जिसका वर्णन करना है, यह है एस्केरियासिस। इसको एस्कैरिस्ता भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस इसे कहा जाता है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस यह रोग आंत्र परजीवी एस्कैरिस से होता है। इसका पूरा नाम अगर आप देखें तो एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स है। एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स से होता है। इस रोग के लक्षण आंतरिक रुधिर स्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर, रक्तता, आंत्र का अवरोध आदि है। ये एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स छोटा अवस्था में है, अगर छोटे छोटे आकार में है तब ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन आंतरिक रुधिर स्राव हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, पेशीय पीड़ा मतलब पेट में दर्द हो सकता है, जहाँ जहाँ मसल है उसमें पेन हो सकता है, ज्वर, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी होगा और फीवर भी आएगा, अरक्तता, शरीर में खून की कमी हो जाए, क्योंकि ये एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स सकर्स होते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन के परत पे चिपक करके रक्त चूसते रहते हैं, इसीलिए अरक्तता हो जाती है या ब्लड की कमी हो जाती है। आंत्र अवरोध, कब्ज भी हो जाएगा, जो प्रॉपर स्टूल है वो पास नहीं हो पाएगा। इस परजीवी के अंडे संक्रमित अवस्था में मल के साथ बाहर निकल आते हैं और मिट्टी, जल, पौधे आदि को संदूषित कर देते हैं। कहा गया कि इसका जो अंडा है वह मल के साथ बाहर आता है और वहाँ से वह मिट्टी में मिलता है, पानी में मिलता है और पौधों में भी मिल जाता है। जैसे कोई साग है, साग खाता है लोग, तो उसमें जो पानी दिया गया वह संक्रमित था, अर्थात उस पानी में एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स था, तो उसके पत्तों पे रह जाएगा। हो सकता है कि कई बार धोने के बावजूद उसका कुछ न कुछ अंश रह जाता है और उसी का उपयोग लोग डायरेक्टली कर लेगा, तो निश्चित रूप से उसको यह बीमारी हो जाएगी। स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित संदूषित पानी साग सब्जियों, फलों, वायु आदि से होता है। वायु से भी हो सकता है, फल से भी हो सकता है। संक्रमित फल है, उस पर उसकी सतह पे चिपका हुआ है, आप फल को बिना धोए खा लिए तो हो सकता है। साग सब्जी को बिना तरीके से धोए आप उपयोग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से यह बीमारी हो सकती है। और संदूषित पानी से भी यह बीमारी होती है। इससे रक्त अल्पता, दस्त, उड्डुकपुच्छ, शोथ आदि उड्डुकपुच्छ, शोथ आदि हो जाते हैं। ये सब इसके लक्षण हैं, ऐसी स्थिति में हो जाता है। कभी कभी एस्कैरिस के लार्वा पथभ्रष्ट होकर विभिन्न अंगों में पहुंचकर क्षति पहुंचाते हैं। सामान्यतः यह कभी कभी अपवार्ड मूव करते हैं और जिस स्थान पर यकृत की नली आकर के मिलती है, छोटी आंत की नली आकर के मिलती है और जो पैनक्रियाज हैं, अग्न्याशय हैं, वो अग्न्याशय की नली जहाँ पर जाकर के मिलती है, तो इस जंक्शन पे आकर के कई बार ये एस्कैरिस फंस जाता है, जिसके कारण बिना सर्जरी इसे निकाला नहीं जा सकता है। तो ये एक संक्रमित अवस्था का निर्माण कर देता है, जिससे कई लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं और उनका पूरा का पूरा पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है। देखते हैं चौथी बीमारी, न्यूमोनिया। मानव में न्यूमोनिया रोग के लिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु उत्तरदायी है। अर्थात यह बीमारी क्या है? जीवाणुजनित है, जीवाणुजनित रोग है। कौन कौन से जीवाणु? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु उत्तरदायी है। इस रोग में फुफ्फुस अथवा फेफड़ों के वायु कोष्ठक संक्रमित हो जाते हैं। कहाँ असर करता है? तो फेफड़ा के वायु कोष्ठक, फेफड़ा के वायु कोष्ठक को संक्रमित करता है। कौन सा? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब बीमारी कौन सा उत्पन्न करता है? तो वो है न्यूमोनिया। इस रोग के संक्रमण से वायु कोष्ठ में तरल पदार्थ बढ़ जाता है। अगर वायु कोष्ठ में तरल पदार्थ बढ़ जाएगा तो गैसों के आदान प्रदान की क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार की रहती है वायु कुपिका। अब मान लीजिए कि इस वायु कुपिका में ये तरल पदार्थ भर गया है, तो इधर से जो एयर आएगा इस तरल पदार्थ के कारण ये रक्त वाहिकाओं में नहीं आ पाएगा, रक्त वाहिकाओं में
नहीं आ पाएगा, अर्थात गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। इसीलिए व्यक्ति को क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होती है। इस रोग के लक्षण ज्वर, बुखार, ठिठुरन, खांसी और सिरदर्द आदि हैं। निमोनिया विषाणु जनित एवं कणक जनित भी हो सकता है, विषाणु जनित और कवक जनित भी हो सकता है। जीवाणु जनित तो है ही, साथ में वह विषाणु जनित भी है और कवक जनित भी है। तो याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि निमोनिया किन किन सूक्ष्म जीवों से या किन रोगाणुओं से होता है, और ऑप्शन में जीवाणु भी है, विषाणु भी है और कवक भी है, और अंतिम में सभी लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर डी होगा, अर्थात सभी होगा। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 रोगों का अध्ययन किया है शॉर्ट में, उसके बारे में डिटेल हम लोगों ने जानी है। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर है, जलवाहित रोगों के रोकथाम के लिए, जलवाहित मतलब जो जल से फैलते हैं, रोगों के रोकथाम के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे। जो जल से फैलने वाले रोग, जैसे पीछे हम लोगों ने अमीबियता पढ़ा था, तो वो भी जल से हो सकता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं टाइफाइड है, ये भी जल से हो सकता है। मतलब खाने पीने से जो भी रोग होता है, इसमें से जल वाले को ध्यान रखना है। पीने योग्य पानी से जो फैलता है, उसमें कौन कौन कैसे हम उसको रोकथाम कर सकते, कैसे लोगों को संक्रमण से बचा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। जलवाहित रोगों के रोकथाम के लिए उपाय, क्या क्या उपाय हैं जो जल जनित रोग नहीं हो लोगों को। पहला, सभी जल स्रोत जैसे जलकुंड, पानी के टैंक इत्यादि की नियमित सफाई करनी चाहिए तथा इसे असंक्रमित रखना चाहिए। लोगों के घर के ऊपर टंकी रहता है, उस टंकी की प्रत्येक वर्ष साफ सफाई प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। कई लोग तो 6 महीने के अंतराल पर भी करते हैं। यदि उसमें भी थोड़ा सा भी कंटामिनेशन आ रहा है या एलगी का उत्पत्ति देखा जा रहा है, तो उसे निश्चित रूप से साफ कर देना चाहिए, नहीं तो लोगों को जल से संक्रमण हो जाएगा। दूसरा है, वाहित मल एवं कूड़ा करकट आदि को जलीय स्रोतों में बहने से रोकना चाहिए। जो भी कूड़ा करकट है, चाहे वो किचन वेस्ट हो या फिर होम वेस्ट हो, उसको पानी में नहीं डालना चाहिए। दूसरा, वाहित मल, किसी भी नाला का कनेक्शन डायरेक्ट आप जलीय स्रोतों में नहीं करें, उसमें बहा हुआ मल जलीय स्रोतों में जाएगा और पानी को प्रदूषित करेगा, जिससे व्यक्ति को बीमारी हो सकती है। तीसरा, भोजन बनाने के लिए, पीने के लिए तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए परिष्कृत, संक्रमण निलंबित व घुले हुए पदार्थों से स्वतंत्र जल का उपयोग करना चाहिए, अर्थात प्यूरिफाइड वाटर का उपयोग करना चाहिए। प्यूरिफाइड वाटर का उपयोग करना चाहिए किसके लिए, तो खाना बनाने के लिए, पीने के लिए और अन्य घरेलू कार्यों के लिए। चलिए, इस प्रकार से ये 3 उपाय ऐसे हैं जिसका उपयोग करके हम अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं और पानी पीने से होने वाले रोगों को या पानी से फैलने वाले रोगों से शरीर को बचा सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डीएनए वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन के अर्थ के बारे में आप अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। कहता है कि डीएनए वैक्सीन के संदर्भ में, किसी भी वैक्सीन का निर्माण डीएनए की सहायता से ही की जाती है, तो उस वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन, उसमें किस प्रकार के जीन का उपयोग किया गया है या वह जीन क्या है या किस प्रकार से वह कार्य करता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। आइए देखते हैं उत्तर को। डीएनए वैक्सीन में उपयुक्त जीन का अर्थ है कि इम्यूनोजेनिक प्रोटीन का निर्माण इसे नियंत्रित करने वाले जीन से हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इम्यूनोजेनिक प्रोटीन का निर्माण जिस भी जीन से हुआ है, उसका नियंत्रण डीएनए वाले वैक्सीन का होता है। अर्थात इसमें डीएनए वैक्सीन में ऐसे जीनों को प्रविष्ट कराया जाता है जो इम्यूनोजेनिक प्रोटीन के निर्माण को नियंत्रित कर सकता है, अर्थात निर्माण करवा भी सकता है या फिर उसको रोक भी सकता है। ऐसे जीन क्लोन किए जाते हैं तथा फिर वाहक के साथ समेकित कर व्यक्ति में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए उसके शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। ध्यान रखा जाता है, बहुत सारी कॉपीज तैयार की जाती है, इसको क्लोन कहा जाता है। अब उस जीन का क्लोन तैयार करके और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में डाला जाता है ताकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। और वैक्सीन इसी पर आधारित
होता है और इसी प्रकार से वह अपना कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक और द्वितीयक लसिकांग, प्राथमिक एवं द्वितीयक लसिकांग को द्वितीयक लसिकाओं के अंगों के नाम बताइए। प्राथमिक एवं द्वितीयक लसिकाओं के अंगों के नाम बताइए। आइए उत्तर देखते हैं। प्राथमिक लसिका अंग, प्राथमिक लसिका अंग दो है, अस्थि मज्जा व थाइमस। अस्थि मज्जा बोन मैरो, बोन मैरो और थाइमस, थाइमस और बोन मैरो, ये दोनों क्या है? प्राथमिक लसिका है। द्वितीयक लसिकाएं, द्वितीयक लसिकाएं प्लीहा, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, अपेंडिक्स व छोटी आंत के पियर्स पैचेज, पियर्स पैचेज है, ये याद रखना है। दूसरा द्वितीयक लसिकाएं कौन कौन से हैं? प्लीहा, स्प्लीन, लसिका नोड्स, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, छोटी आंत के पियर्स पैचेज हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इस अध्याय में निम्नलिखित सुप्रसिद्ध संकेताक्षर इस्तेमाल किए गए हैं, इनका पूरा रूप बताइए। मतलब कुछ शॉर्ट में दिया गया है संकेत के रूप में, इसका पूरा डिटेल अर्थात फुल फॉर्म आपको लिखना है। क्या लिखना है? तो फुल फॉर्म लिखना है। जैसे पहला है MALT, MALT, जिसका पूरा नाम है म्यूकोसल, M फॉर म्यूकोसल, M फॉर म्यूकोसल, A फॉर एसोसिएटेड, A फॉर एसेटिएटेड, ये M है, ये A है, और ये लिम्फॉइड L है, और ये T टिश्यू है। क्लियर? दूसरा CMI देखें, सेल, C फॉर सेल, M फॉर मीडिएटेड, M फॉर मीडिएटेड और I फॉर इम्यूनिटी, I फॉर इम्यूनिटी। देखिए इसी प्रकार से यहाँ है एड्स, AIDS, एड्स, इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड, ए से, I से इम्यूनो, D फॉर है डेफिशिएंसी और S फॉर है सिंड्रोम, डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसी प्रकार आगे देखें ANCO, नेशनल, N फॉर, यहाँ देखिए, यहाँ N फॉर नेशनल, N फॉर नेशनल, A फॉर एड्स, C फॉर कंट्रोल, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो डिफिशियंसी और V फॉर वायरस। चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ शॉर्ट टर्म्स का भी डिटेल जाना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में भेद कीजिए और प्रत्येक उदाहरण भी दीजिए। भेद भी करना है, मतलब अंतर लिखना है और इसके उदाहरण भी देना है, जिसमें से पहला है सहज, जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा। आइए इन दोनों के अंतर को देखते हैं, दोनों में क्या अंतर है। यहाँ आगे सहज है, आगे से ध्यान रखेंगे हम लोग 3-4 लगभग अंतर लिखे हैं। कम से कम एग्ज़ाम के लिए अगर ये 2 नंबर में पूछा जाता है तो कम से कम आपको 3 अंतर लिखना चाहिए, जिससे आपको प्रॉपर 2 मार्क्स आसानी से मिल जाए। और अंतर जो भी पूछा जाता है वह केवल शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ही पूछा जाता है अंतर लिखने वाला, इसीलिए कम से कम 3 अंतर लिखिएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर नंबर मिल जाए।
सहज जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। एक है इन्नेट इम्यूनिटी, इसको कहते हैं हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी, और ये है उपार्जित एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इन दोनों में क्या अंतर है आइए देखते हैं। पहला है सहज प्रतिरक्षा, एक प्रकार की अवशिष्ट प्रतिरक्षा, मतलब ये जन्म से ही शुरू होती है इसीलिए ये अवशिष्ट है, इसके बिना प्रतिरक्षा संभव नहीं है। उपार्जित प्रतिरक्षा रोग विशिष्ट होता है, यह सभी रोगों के लिए एक जैसा होता है और ये अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग होता है। कौन? उपार्जित। उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा ये अलग अलग रोगों के लिए अलग होता है, लेकिन सहज प्रतिरक्षा सभी रोगों के लिए एक जैसा ही रहता है। चलिए दूसरा अंतर, यह जन्म के समय से मौजूद रहता है। कौन सा? तो सहज जन्मजात, नाम से ही स्पष्ट है, यह जन्म के समय से मौजूद नहीं रहता है। जब रोग आएगा तब ये चालू हो, तब ये अपना असर दिखाना शुरू करेगा। अगर जन्म के ठीक तुरंत बाद अगर देखिए तो वह केवल और केवल सहज ही रहता है, उसके पास उपार्जित प्रतिरक्षा नहीं होती है। चलिए तीसरा डिफरेंस देखते हैं। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर के बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करने की अर्जित होती है, जैसे शारीरिक रोध, कार्यकीय रोध, कोशिकीय रोध, साइटोकाइनिन रोध आदि। मतलब कोई भी पैथोजन हो, कोई भी पदार्थ हो, वह हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल पे अगर हम लोग देखें तो नोज़ के अंदर उपस्थित बाल, हेयर्स, जो कि किसी भी पदार्थ को अंदर जाने से रोकता है, किसी भी पदार्थ को अंदर जाने से रोकता है। जैसे हमारी त्वचा या धूलकण को या फिर अन्य सूक्ष्म जीवों को त्वचा के अंदर प्रवेश से रोकता है। यह हमारे जन्म के समय से ही उपलब्ध रहता है। इसका देखते उपार्जित का तीसरा, इसका अभिलक्षण मेमोरी बी सेल और टी सेल में होता है। मतलब ये जो भी लक्षण दिखाता है वह बी सेल और टी सेल की सहायता से दिखाता है। हमारे शरीर को जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया करता है। कोई भी पैथोजन या रोग उत्पन्न करने वाला कारक जब मानव शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर एक अनुक्रिया करता है। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर, मतलब कुछ दिनों के बाद, चाहे वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद हो, अगर वही रोगजनक फिर से आता है तो बहुत से उच्च तीव्रता की द्वितीयक अनुक्रिया होती है। तो उसके बाद प्राथमिक नहीं होगा, पहली बार आएगा तो प्राथमिक, लेकिन वही वायरस या बैक्टीरिया या कोई सूक्ष्मजीव या रोगाणु मानव शरीर में दूसरी बार प्रवेश करता है तो द्वितीयक अनुक्रिया बहुत तेजी से होती है। चलिए जन्मजात प्रतिरक्षा का उदाहरण देखिए। मानव में त्वचा रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश से रोकती है। मुंह का लार आंखों को रोगाणुओं से वृद्धि करने से रोकता है। मुंह के लार की वजह से भी मुंह में बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता या सूक्ष्मजीव को वृद्धि नहीं होने करने देता है। तो ये सभी क्या हैं? एक प्रकार के बैरियर्स हैं जो हमारे शरीर को सूक्ष्मजीवों से बचाती है। ठीक उसी प्रकार एक्वायर्ड इम्यूनिटी में या उपार्जित प्रतिरक्षा में उदाहरण देखें तो मानव में चेचक की बीमारी के लिए प्रतिरक्षा होती है, जिसके लिए लोगों वैक्सीन दिया जाता है। उस वैक्सीन की सहायता से लोगों में चेचक नहीं होता है। आइए इसी प्रश्न का ख भाग है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में, एक्टिव और इनएक्टिव। इन दोनों प्रतिरक्षाओं में क्या अंतर है आइए उसको देखते हैं फटाफट। सक्रिय प्रतिरक्षा को संदर्भित करता है जो एंटीजन के प्रत्यक्ष समक्ष के जवाब में व्यक्ति की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा एंटीबॉडी का उत्पादन परिणाम स्वरूप होता है। अर्थात कोई भी एंटीजन मानव शरीर में प्रवेश करता है तो उसको किल करने के लिए मानव शरीर से एंटीबॉडी बनता है, तो इसे हम लोग कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा एक अल्पकालिक प्रतिरक्षा को संदर्भित करता है जो बाहर से एंटीबॉडी की शुरुआत के परिणाम स्वरूप होता है। अगर कोई बाहर से एंटीबॉडी ही आया है तो उसके लिए हमें निष्क्रिय प्रतिरक्षा का सहारा लेना पड़ता है। चलिए दूसरा अंतर, सक्रिय प्रतिरक्षा की मध्यस्थता व्यक्ति की अपनी कोशिकाओं द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी द्वारा की जाती है। अर्थात ये जो काम करेगा सक्रिय प्रतिरक्षा वह मानव शरीर के कोशिकाओं के द्वारा तैयार किया गया एंटीबॉडी के द्वारा होता है। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा शरीर के बाहर उत्पादित एंटीबॉडी द्वारा मध्यस्थता की जाती है। मतलब बाहर से एंटीबॉडी इंजेक्शन की सहायता से या किसी अन्य सहायता से ली जाती है, तो उसे हम लोग निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तीसरा, इसमें रोगजनक का शरीर के साथ सीधा संपर्क होता है। मतलब सक्रिय प्रतिरक्षा में जो भी रोगजनक है वो डायरेक्टली शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें रोगजनक का शरीर के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं होता है, मतलब डायरेक्टली रोगजनक शरीर में नहीं प्रवेश करता है। सक्रिय प्रतिरक्षा तेजी से प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करती है।
निष्क्रिय प्रतिरक्षा तेजी से प्रतिक्रिया, मतलब ये बहुत तेजी में काम करता है, इंजेक्शन दीजिए तुरंत काम करना शुरू करेगा, जबकि सक्रिय प्रतिरक्षा कुछ समय लगाएगा। सक्रिय प्रतिरक्षा इम्यूनोडिफिशियंसी मेज़बानों में काम नहीं करता है, अर्थात ये जो एंटीबॉडी बनाने की प्रोसेस है वह इम्यूनोडिफिशियंसी रोगों में काम नहीं करता है, अर्थात यह एड्स में काम नहीं करता है। इस तरह का प्रोसेस एंटीबॉडी बनाने का। निष्क्रिय प्रतिरक्षा इम्यूनोडिफिशियंसी मेज़बानों में काम करता है। बाहर से यदि कोई एंटीबायोटिक दिया जाए या कोई भी ऐसा व्यवस्था दिया जाए तो हो सकता है कि वह एड्स बीमारी के लिए थोड़ा कारगर हो सकता है। इस प्रकार से सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में हम लोगों ने 5 अंतर को पढ़ा है। याद रखिएगा, ये भी 2 मार्क्स में पूछ देता है, 2 मार्क्स में पूछ देता है, तो कम से कम 5 है तो आप 2 लिखिए, 3 लिखिए, कम से कम 3 लिखना जरूरी है, तभी आपको 2 मार्क्स मिल पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रतिरक्षी प्रतिपिंड अर्थात एंटीबॉडी एंटीबॉडी का अच्छी तरह नामांकित चित्र बनाइए। एंटीबॉडी का चित्र बनाना है, क्या करना है, तो एंटीबॉडी का चित्र बनाना है। आइए डायग्राम को समझते हैं। यहाँ देखिए, ये है वेरिएबल भाग, ये है वेरिएबल भाग, इसको कहते हैं हम लोग परिवर्तनशील भाग, परिवर्तनशील, और यह है स्थिर मतलब कांस्टेंट मतलब स्थिर भाग। किसी भी एंटीबॉडी में 2 भाग होते हैं, एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट, 2 भाग। एंटीबॉडी है क्या, यह एक प्रोटीन अणु है, यह एक प्रोटीन अणु है, अर्थात यह बना होगा तो पॉलीपेप्टाइड चेन का, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का। किसी भी एंटीबॉडी के निर्माण में 4 प्रकार के पॉलीपेप्टाइड चेन भाग लेते हैं, जिसमें से 2 लाइट चेन होते हैं, ये नीचे देखिए ये भी लाइट चेन है, लाइट चेन होते हैं, और 2 हैवी चेन, जैसे ये है और ये दोनों क्या है, हैवी चेन। 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। इन सभी चेनों को अगर आप देखें तो प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन में एक तरफ है एमीन ग्रुप और दूसरी तरफ है कार्बोक्सिल ग्रुप, एक तरफ एमीन ग्रुप है और दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है। ध्यान रखना है, जिस तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है वह कांस्टेंट रीजन है, वह स्थिर भाग होता है, और जिस तरफ एमीन ग्रुप है तो वो वेरिएबल रीजन होता है। वो कौन सा होता है, वेरिएबल रीजन होता है। ये याद रखना है, ये याद रखना है। ये चारों पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। सभी में एक तरफ H2N है, यहाँ भी H2N है, एमीन ग्रुप है। NH2 को ही H2N लिखा गया है, यहाँ पे भी COOH होगा, सब जगह। यहाँ भी COOH है तो यहाँ भी होगा, यहाँ तो है ही, यहाँ भी COOH होगा। ये सभी क्या है, एक तरफ एमीन ग्रुप और दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप। जिस तरफ एमीन ग्रुप होगा वह उसका परिवर्तनशील भाग होगा, अर्थात परिवर्तनशील भाग का मतलब है कि जिस तरह का एंटीजन होगा उसके अकॉर्डिंग यह बदलता रहेगा, और स्थिर भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी प्रकार का एंटीजन आए ये भाग बदलने वाला नहीं होता है। चलिए लाइट चेन, इसे Cl से सूचित किया जाता है, Cl से, C कैपिटल और L कैपिटल लेकिन छोटे आकार में, तो उसको हम लोग कहते हैं लाइट चेन। और CH यहाँ देखिए, इसका मतलब है हैवी चेन, H फॉर हैवी और C फॉर चेन, हैवी चेन। यहाँ भी ये क्या है, CH है, और ये क्या है, Cl है। क्लियर, ये समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप इस डायग्राम को देखें तो कुछ भाग ऐसा है जो कलर्ड किया हुआ है, ये वाला भाग, ये दर्शाता है कि कहाँ तक ये परिवर्तनशील है, वेरिएबल है। और जिस भाग में कोई कलर नहीं है, जिस भाग में कोई कलर नहीं है, तो ये सभी भाग क्या है, कांस्टेंट है। ये सभी भाग कांस्टेंट है। जो कलर किया हुआ है, जो कलर किया हुआ है, ये सभी भाग क्या है, ये सभी भाग परिवर्तनशील है। जिस तरह का एंटीजन होगा उस तरह का इसमें परिवर्तन होगा। अर्थात लाइट चेन में देखा जाए तो 108 से 109 अमीनो अम्ल का टोटल अमीनो अम्ल कितना, 214। लाइट चेन के निर्माण में 214 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, जिसमें से आधा के लगभग में या आधा से थोड़ा सा ज़्यादा कहें तो 108 से 109 अमीनो अम्ल तक इसका परिवर्तनशील भाग होता है लाइट चेन का। और इसी प्रकार जो हैवी चेन है उसमें 118 अमीनो अम्ल, टोटल बनता है कितने का,
440 अमीनो अम्ल का बना होता है और 118 अमीनो अम्ल की जो श्रृंखलाएं हैं वो क्या होती हैं, परिवर्तनशील होती है, वो परिवर्तनशील होती है। जिस तरह से एक हैवी चेन में हुआ, दूसरे हैवी चेन में भी 118 का ही होता है, दूसरे में भी 118 का ही होता है। बाकी का जो भी भाग है वे सभी क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ ऊपर में जो लाइट चेन है तो नीचे का भी चेन वैसा ही होगा, ये भी कितना होगा, 108 से 109 109 अमीनो अम्ल तक होगा यहाँ, और इसके आगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल हो जाता है 214 है, ये 214 का बना होता है, ये 214 अमीनो अम्ल का टोटल। 108 उधर चला गया तो लगभग 106 से 105, ये जो खाली भाग है ये 106 से 105 के आसपास होता है। तो ये इतना भाग क्या होता है, इसका कांस्टेंट होता है, और 108 से 109 भाग क्या होता है, वेरिएबल होता है। जिस तरह का एंटीजन होगा उसी प्रकार के एंटीबॉडी का ये भाग का निर्माण होगा, इस वाले भाग का, ये जो चारों मार्क कर रहे हैं उसी तरह का होगा, वो एंटीजन पर आधारित होगा। इसीलिए इस भाग को क्या कहते हैं हम लोग, एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। अच्छा, एक एंटीबॉडी में कम से कम 2, मतलब अधिकतम 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है जिसमें एंटीजन आकर के बंधता है, हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि एंटीजन एक ही प्रकार का हो या अलग अलग प्रकार के भी एंटीजन हो सकते हैं, अर्थात यहाँ वाले भाग में कोई अलग प्रकार का एंटीजन आ जाए और यहाँ वाले भाग में कोई अलग प्रकार के एंटीजन आ जाए। इस प्रकार से हम लोगों ने, और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये SS दैट इज़ डाइसल्फाइड बंधन, एक लाइट चेन हैवी चेन से डाइसल्फाइड बंधन द्वारा जुड़ा रहता है, डाइसल्फाइड बंधन द्वारा, अर्थात प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड चेन डाइसल्फाइड बंधन द्वारा जुड़ा रहता है, ये याद रखिएगा। यही है हमारा एंटीबॉडी की आकृति, क्वेश्चन नंबर 10, वे कौन से विभिन्न रास्ते हैं जिनके द्वारा मानव अपने प्रतिरक्षा शून्यता विषाणु HIV का संचारण होता है, मतलब HIV कैसे फैलता है, ये HIV वायरस लोगों में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। आइए देखते हैं इसका उत्तर। HIV वायरस के संचारण के निम्नलिखित कारण है, ये किन किन कारणों से यह फैलता है, आइए देखते हैं। पहला, संक्रमित रक्त व रक्त उत्पादों के आधान से, रक्त का किसी व्यक्ति को HIV है, बिना टेस्ट किए हुए दूसरे व्यक्ति में चला दिया गया तो उससे भी एड्स नामक बीमारी हो जाएगी। दूसरा, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध से, संक्रमित व्यक्ति मेल हो या फीमेल हो, किसी भी व्यक्ति को यदि बीमारी है एड्स की या HIV वायरस उसके शरीर में उपस्थित है तो उसके साथ यौन संबंध बनाने पर भी यह बीमारी दोनों को हो जाएगा, या फिर जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसको हो जाएगा। तीसरा, संक्रमित सुइयों का साझा करके, किसी संक्रमित व्यक्ति को एक इंजेक्शन का उपयोग किया गया है और उसी इंजेक्शन का उपयोग स्वस्थ व्यक्ति के रूप में भी अस्वस्थ व्यक्ति के लिए भी किया जा रहा है तो उसको भी यह रोग हो जाएगा। तो ये 3 उपाय है, यदि ये 3 उपाय को लोग फॉलो करते हैं तो उन्हें HIV वायरस नहीं फैल सकता है या किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वह कौन सी क्रिया विधि है जिससे एड्स विषाणु स्वस्थ व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र का ह्रास करता है, कैसे, ये हमको जानना है। देखिए, एड्स के विषाणु अर्थात HIV मानव शरीर में प्रवेश कर कैसे इम्यून सिस्टम का ह्रास करता है या नष्ट करता है, इसके बारे में पूछ रहा है। कौन कौन सी क्रिया विधि, कैसे वो ह्रास करता है, कैसे वो एंटीबॉडी को या फिर एंटीजन को या लिम्फोसाइट को या हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को कार्य करने नहीं देता है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। संक्रमित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात एड्स विषाणु वृहद भक्षकाणु में प्रवेश करता है, बड़े आकार का फैगोसाइट बनाता है, वृहद मतलब बड़े आकार का, अब भक्षकाणु मतलब होता है फैगोसाइट। अब फैगोसाइट का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, तो दूसरे कोशिका को निगल
जाना, खा जाना, नष्ट कर देना। यहाँ इसका आरएनए जीनोम, मतलब एचआईवी में क्या होता है, आरएनए होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो आरएनए है। विलोम ट्रांसक्रिप्टेज विकर की मदद से रेप्लिकेशन द्वारा विषाणुवीय डीएनए बनाता है, मतलब ऐसा डीएनए बनाता है जो विषाणु जैसा होता है, जो विषाणु जैसा होता है, जो कोशिका में डीएनए में प्रविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं में विषाणु कण का निर्माण का निर्देश देता है। मतलब एक ऐसा आरएनए होता है जो क्या कहे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का उपयोग कर लेता है और रेप्लिकेशन के द्वारा या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा विषाणुवीय डीएनए का निर्माण करता है, अर्थात वायरल डीएनए का निर्माण करता है। और यही डीएनए सामान्य कोशिका के डीएनए से जाकर के बंध जाता है और वह रेप्लिकेशन करने लग जाता है, अपना प्रोडक्ट बनाने लग जाता है, जिसके कारण विषाणु कण का निर्माण मानव शरीर में होने लग जाता है। वृहत भक्षकाणु अर्थात फैगोसाइट विषाणु उत्पादन जारी रखते हैं, वह एचआईवी की उत्पादन फैक्ट्री का कार्य करते हैं। ये फैगोसाइटिक नेचर वाला क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है, अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है, अर्थात एचआईवी वायरस की संख्या को बढ़ाता रहता है, एचआईवी वायरस की संख्या को बढ़ाता रहता है। एचआईवी सहायक टी लसिकाणु मतलब टी लिम्फोसाइट, लसिकाणु मतलब लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट याद रखिएगा, लसिकाणु लिम्फोसाइट में प्रविष्ट होकर अपनी प्रतिकृति बनाता है, वह संतति विषाणु की उत्पत्ति करता है। देखिए एचआईवी वायरस का जो रहता है एचआईवी सहायक टी सेल, वह क्या करता है, सीधा टी लिम्फोसाइट में प्रवेश कर जाता है और अपनी प्रतिकृति बनाना मतलब रेप्लिकेशन करना, अपने कॉपीज बनाना शुरू कर देता है, जिससे बहुत सारे विषाणु उत्पन्न हो जाते हैं। रक्त में उपस्थित संतति विषाणु अन्य सहायक टी लसिकाणु पर आक्रमण करते हैं, मतलब जो भी विषाणु का निर्माण हुआ वह विषाणु क्या करता है, जितने भी टी लिम्फोसाइट है उस पर वो आक्रमण कर देता है, टी लिम्फोसाइट को कार्य करने नहीं देता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप संक्रमित व्यक्ति के शरीर में टी लसिकाणु की संख्या घटती है, अर्थात टी लिम्फोसाइट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी संख्या घटने लग जाती है। रोगी ज्वर व दस्त से निरंतर पीड़ित रहता है, लगातार उसको बुखार रहता है और लूज मोशन भी रहता है। वजन घटता जाता है, रोगी की प्रतिरक्षा इतनी कम हो जाती है कि वह इन संक्रमणों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है, वह सक्षम ही नहीं, उसका इम्यून सिस्टम ही काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है, क्योंकि वो सारा का सारा टी लिम्फोसाइट को तो वो खा जाता है या नष्ट कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति में सामान्य सा बुखार और दस्त भी लंबे समय तक चलता रहता है और वह रोगी का वजन घटता रहता है। प्रसामान्य कोशिका से कैंसर कोशिका किस प्रकार भिन्न है, मतलब एक प्रकार से कहा गया है कि सामान्य कोशिका और कैंसर कोशिका में क्या अंतर है, दोनों में अंतर बताना है। एक प्रसामान्य कोशिका में कोशिका वृद्धि व कोशिका विभेदन अत्यंत नियंत्रित व नियमित होते हैं, रेगुलेटेड रहता है, नियंत्रित कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल किया जाता है, जितना आवश्यकता हो उतना ही कोशिका विभाजित होगी, यह है सामान्य कोशिका का गुण। और कैंसर कोशिका का उसमें ऐसा गुण नहीं होता है, वह अन्य कोशिका को भी अनियंत्रित वृद्धि कराता रहता है। ये कैंसर कोशिका में सप्रसंदमन नामक गुण, सामान्य कोशिका में संस्पर्श संदमन नामक गुण होता है, जिसके कारण अन्य कोशिकाओं में इसका स्पर्श अनियंत्रित वृद्धि का संदमन करता है अर्थात रोकता है, संदमन करता है अर्थात रोकता है। सामान्य कोशिका जब विभाजित होगी तो उसको लिमिटेड, बगल में जो कोशिका है वो कहेगी कि मतलब वो इस तरह से उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि इसे विभाजित नहीं होना चाहिए, अर्थात वह भी इस प्रक्रिया को रोकने में भाग लेता है। यदि एक कोशिका है और ये कोशिका 1 से 2 बनेगा तो इसके बगल में जो 2 कोशिका है वह इन कोशिकाओं को कार्य करने से इसको और ये इसको बीच वाले कोशिका को कार्य करने से रोक देगा, अर्थात विभाजन करने से रोक देता है, विभाजन करने से रोक देता है। इसके विपरीत मतलब उलट कैंसर कोशिका में यह गुण समाप्त हो जाता है, अतः इन कोशिकाओं में वृद्धि व विभेदन अनियंत्रित, लगातार कोशिका विभाजन करता रहता है, इसका कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप कैंसर कोशिकाएं निरंतर वृद्धि करके कोशिकाओं में एक पिंड रसौली बना देती है, अर्थात ट्यूमर बना देता है, ट्यूमर
बना देता है, ट्यूमर फॉर्म करता है, ट्यूमर फॉर्म करता है, जिसे हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर बनता है, जब भी बनेगा मैलिग्नेंट ट्यूमर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, मेटास्टैसिस का क्या मतलब है, व्याख्या कीजिए। ये भी कैंसर से ही संबंधित है, मेटास्टैसिस। आइए देखते हैं। मेटास्टैसिस में कैंसर कोशिकाओं अन्य ऊतकों व अंगों में स्थानांतरण से कैंसर फैलता है। एक ऊतक में या एक अंग में कैंसर था, वही कैंसर दूसरे अंगों में या ऊतकों में फैल गया। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मेटास्टैसिस कहते हैं। परिणाम स्वरूप द्वितीयक ट्यूमर का निर्माण होता है। यह प्राथमिक ट्यूमर की अतिवृद्धि के परिणाम स्वरूप फैलता है। इस प्रकार से एक जगह से ट्यूमर दूसरे जगह भी बनने लगता है। अतिवृद्धि करने वाली ट्यूमर कोशिकाएं रक्त वाहिनियों से में गुजरती है या सीधे द्वितीयक बनाती है। दूसरे उपयुक्त ऊतक या अंग पर पहुंचने के बाद एक नया ट्यूमर बनता है। पहला ट्यूमर बना स्किन पे, वहाँ से वो रक्त में गया, रक्त से निकलते हुए वह मसल में जाकर के एक और ट्यूमर बना दिया। तो इस प्रकार से ट्यूमर की संख्या बढ़ती रहती है और शरीर में कैंसर फैलता चला जाता है। यह बना ट्यूमर जो द्वितीयक बना सकते हैं घातक ट्यूमर कहलाता है। प्राथमिक वाला इलाज के दौरान ठीक हो सकता है, लेकिन वह शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल करके द्वितीयक ट्यूमर बना देता है, तो वैसी स्थिति में यह घातक होता है और जानलेवा भी होता है। वे कोशिकाएं जो ट्यूमर को फैलने के योग्य होती हैं घातक कोशिकाएं होती है और इसे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मेटास्टैसिस, मेटास्टैसिस कहते हैं। एक संक्रमित कोशिका दूसरे कोशिका को भी संक्रमित कर देती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मेटास्टैसिस कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14, अल्कोहल ड्रग के द्वारा होने वाले कुप्रयोग हानिकारक प्रभावों की सूची बनाइए। कोई व्यक्ति ड्रग लेता है या अल्कोहल लेता है तो उससे क्या क्या हानि होती है या उसका क्या सब दुष्प्रभाव है, उसके बारे में चर्चा करनी है। आइए देखते हैं उत्तर। अल्कोहल ड्रग के द्वारा होने वाले कुप्रयोगों के हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला, अत्यधिक मात्रा में लेने पर इन पदार्थों से श्वास निष्क्रियता, सांस लेने में समस्या, हृदयघात, हार्ट अटैक, कोमा व मृत्यु भी हो सकती है। ये इतना खतरनाक है, फिर भी लोग इसका सेवन करते हैं। दूसरा, मादक पदार्थों के व्यसनी पैसे ना मिलने पर चोरी का सहारा ले सकते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति व्यसन करते हैं, अगर उनको मादक पदार्थों के लिए पैसा नहीं मिलता है तो वह तरह तरह के अपराध करना शुरू कर देते हैं। अतः परिवार समाज के लिए मानसिक व आर्थिक कष्ट हो सकता है। समाज में किसी भी व्यक्ति का पैसा चोरी कर सकता है या अपने परिवार में ही यह पैसा चोरी कर सकता है, जिससे समाज और परिवार दोनों को नुकसान। तीसरा, अल्कोहल के चिरकारी प्रयोग से तंत्रिका तंत्र व यकृत को क्षति पहुंचता है। अल्कोहल शराब के सेवन से क्या होगा, तंत्रिका तंत्र और यकृत दोनों डैमेज हो जाएगा, दोनों खराब हो जाएगा। चौथा, रक्त शिरा में इंजेक्शन द्वारा ड्रग्स लेने पर एड्स व यकृत शोथ बी जैसे, यकृत शोथ मतलब हेपेटाइटिस बी जैसे गंभीर संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। कैसे, एक ही व्यक्ति, बहुत सारे लोग जैसे ग्रुप में ड्रग्स लेते हैं, तो एक व्यक्ति इंजेक्शन लिया और उसी इंजेक्शन का उपयोग दूसरे व्यक्ति भी करते हैं, तो वैसी स्थिति में एड्स और यकृत शोथ बी का मतलब है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी को ही यकृत शोथ बी कहा जाता है। जैसे गंभीर बीमारी की संभावना बढ़ जाती है, जैसे गंभीर बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। पांचवा, गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का प्रतिकूल प्रभाव भ्रूण पर पड़ता है। यदि कोई माता गर्भावस्था के दौरान किसी मादक पदार्थ का सेवन करती है तो उसका प्रभाव उसके भ्रूण पर भी पड़ता है। छठा, अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता व हिंसा का बढ़ाना। अगर आप ड्रग्स का या फिर अल्कोहल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो आप समाज में बर्बरता और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। सातवां, महिलाओं में उपापचयी स्टेरॉइड्स के सेवन से पुरुष जैसे लक्षण, आक्रामकता, भावनात्मकता स्थिति में उतार चढ़ाव, अवसाद और सामान्य आतर्व चक्र, मुंह व शरीर पर बालों की अतिवृद्धि, आवाज़ का भारी हो जाना आदि दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि महिलाएं इस प्रकार का सेवन करती हैं ड्रग्स का या फिर हो सकता है कि अल्कोहल का भारी मात्रा में, तो वह एक स्टेरॉइड्स के रूप में कार्य करता है जो पुरुषीय लक्षण को बढ़ावा देता है। रहेंगी वो महिलाएं लेकिन उसमें पुरुष वाले लक्षण दिखने लगेंगे, जैसे
अवसाद आ जाएगा। लक्षण जैसे यहाँ पे देखिएगा, मुंह एवं शरीर पर बालों का उगना, ये क्या है, पुरुषत्व का पहचान है। चेहरे पर दाढ़ी आ जाना, ये सभी पुरुषों को होता है, लेकिन ये महिलाओं में भी दिखाई देने लगेगी। आवाज़ का भारी हो जाना, भारी आवाज़ पुरुषों का होता है, ये भी आपको हो सकता है। इसीलिए शराब और अल्कोहल या फिर ड्रग्स का सेवन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। महिलाओं को क्या, किसी भी समाज के व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। 7वां, पुरुषों में मुहासे, अगर पुरुष इस तरह का सेवन करता है तब उसे मुहासे आएंगे। आक्रामकता का बढ़ना, बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाएगा, अवसाद, डिप्रेशन में रहेगा। वृषणों को आकार घटना, जो वृषण है, टेस्टिस है, उसका आकार घट जाएगा, टेस्टिस का आकार घट जाएगा, टेस्टिस का आकार घट जाएगा, जिससे उसके पुरुषत्व में कमी होगी, अर्थात स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया कम हो जाएगी और स्पर्म कम हो जाएगा। शुक्राणु उत्पादन की कमी, निश्चित रूप से टेस्टिस छोटा हो जाएगा तो शुक्राणु उत्पादन भी कम हो जाएगा आदि लक्षण ड्रग सेवन के कुप्रभाव हैं। ये सभी क्या हैं, ड्रग्स के सेवन के कुप्रभाव है, अर्थात मेल फर्टिलिटी की ओर नहीं जा पाता है, अर्थात मेल इनफर्टाइल हो जाता है, संतति उत्पन्न करने में वह असक्षम हो जाता है। इसीलिए अल्कोहल या ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मित्रगण किसी को अल्कोहल ड्रग सेवन के लिए प्रभावित कर सकते हैं? यदि हाँ, तो व्यक्ति को ऐसे प्रभाव से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? मतलब मित्रगण में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ड्रग्स का सेवन करता है, उससे खुद को कैसे बचाए रखना है, ये ध्यान रखना है। तो हम लोग अगर ड्रग्स के बारे में या अल्कोहल के बारे में अगर संपूर्ण जानकारी रखते हैं तो निश्चित रूप से हमें ये दिक्कत नहीं होगी और आसानी से हम इसको छोड़ सकते हैं। मित्रगण किसी को भी अल्कोहल ड्रग्स लेने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। ग्रुप में रहते हैं तो निश्चित रूप से कोई कह दिया तो हो सकता है कि इच्छा जागृत हो जाए, लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए। युवा प्रायः ऐसे मित्रों के चुंगल में फंस जाते हैं जो मादक द्रव्यों के आदी होते हैं, मादक द्रव्यों के आदी होते हैं, अर्थात मादक पदार्थों का सेवन लगातार करते हैं। उसके ग्रुप में यदि आप स्वस्थ हैं, आप किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं, आप अगर उस ग्रुप में रहते हैं तो कभी ना कभी वह आपको भी पिला देगा या फिर खिला देगा। ऐसे मित्र युवाओं को धीरे धीरे मादक पदार्थों के सेवन की लत लगा देते हैं तथा युवा इन पदार्थों के चुंगल में बुरी तरह फंस जाते हैं। आप उसके साथ रहेंगे तो आपको भी वह धीरे धीरे इन पदार्थों का अर्थात मादक पदार्थों का लत लगा देगा। स्वयं को इस प्रकार के प्रभाव से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। आपके मंडली में या फिर ग्रुप में अगर इस तरह की बातें हो रही है, लोग मादक पदार्थों का सेवन कर रहा है, तो आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, इसके कुछ उपाय दिए गए हैं। पहला, प्रथम माता पिता अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व है ऐसा लालन पालन जिसमें पालन पोषण का स्तर ऊंचा हो व सुसंगत अनुशासन हो। अर्थात आप अपने परिवार का, अपने टीचर की बातों को याद रखिए ताकि आपको इस चुंगल से निकलने में सहायता मिले। उनके संस्कारों को याद कीजिए और समझिए कि उन्होंने आपको क्या सिखाया है कि इन पदार्थों का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा, ऐसे मित्रों के चुंगल में आने पर तुरंत अपने माता पिता तथा समकक्षियों की मदद व उचित मार्गदर्शन ले। यदि कभी ग्रुप में आप गए और उस ग्रुप में आपको किसी मादक पदार्थ का सेवन करा दिया, तो आप निश्चित रूप से अपने परिवार के लोगों को या जो आपके मित्र हों उनको ज़रूर ये बताएं, अपने समकक्ष जो हों उनको ज़रूर बताएं, अपने माँ बाप को या फिर माता पिता को आप निश्चित रूप से इसके बारे में सभी जानकारी। समस्या प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने, निराशाओं व असफलता को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा व परामर्श लेना इस प्रकार के प्रभाव से बचने में सहायक होता है। आप ये समझ लें कि जीवन का दो भाग है, एक है सफलता और दूसरी असफलता। असफलता से आकर के कुछ ऐसा स्टेप न ले लें कि आप मादक पदार्थों का सेवन करने लगे, नहीं, वो हमारे जीवन का हिस्सा है। आज असफल हुए हैं तो आगे हम निश्चित रूप से सफल होंगे। क्षमता से अधिक कार्य करने का दबाव से बचें। जितनी आपकी क्षमता है आप उसी अकॉर्डिंग काम करें। क्षमता से बाहर का काम आप ना तो एक्सेप्ट करें और ना ही करने का प्रयास करें, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे और अवसादग्रस्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसा क्यों है कि जब कोई व्यक्ति अल्कोहल या ड्रग लेना शुरू कर देता है तो उस आदत से छुटकारा पाना कठिन होता है?
अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। ऐसा क्यों होता है कि कोई लोग अगर शराब पी रहा है तो उसको जब वो लत लग जाती है तो उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है? ऐसा क्यों क्यों नहीं वो जल्दी से छोड़ पाता है, एक बार में डिसीजन ले पाता है कि हाँ इसको हम छोड़ देंगे, छोड़ देता है? ऐसा नहीं होता है। आइए देखते हैं क्या हमारे विचार हैं। ड्रग अल्कोहल लाभकारी है ऐसा लोगों को लगता है। इसी सोच के कारण व्यक्ति इसे बार बार लेता है। लोगों के मन में ये भावना है कि ड्रग या अल्कोहल हमारे लिए बेहतर है, तो उसका सेवन वो बार बार करता है और आदी हो जाता है। ड्रग अल्कोहल के प्रति लत मनोवैज्ञानिक आसक्ति है। यह आपके मन को कंट्रोल करता है, आपके तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल कर लेता है, जिसके कारण आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, ना ही सोच समझ पाते हैं। ड्रग अल्कोहल के बार बार सेवन से शरीर में मौजूद ग्राहियों का सहन स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण अधिक मात्रा में ड्रग लेने की आदत पड़ जाती है। अभी आप जैसे कोई व्यक्ति है जो ड्रग ले रहा है 1 मिलीग्राम ले रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वह पूरे, अगर वो बहुत आदी हो गया है तो हमेशा वो 1 मिलीग्राम ही लेता रहेगा। हो सकता है कि वह कल ही 1.5 ग्राम लेने लगे, 1.5 मिलीग्राम लेने लगे, 2 मिलीग्राम लेने लगे, क्योंकि जितना वो ले रहा था उतना ही लेने पर उनकी ग्राहियाँ काम करना बंद कर देती है, तो वो धीरे धीरे अपना डोज बढ़ाने लग जाता है, जिससे शरीर और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इस प्रकार अल्कोहल ड्रग वैसनी शक्ति का प्रयोग करने वाले दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेती है तथा व्यक्ति इसका नियमित सेवन करने लग जाता है और इस चक्कर में फंस जाता है या इस चक्र में फंस जाता है और यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी ग्राहियाँ भी डिपेंडेंट हो जाती हैं ड्रग्स पे। अगर उसको ड्रग्स नहीं मिलेगा तो वो ग्राही भी अपना काम करना बंद कर देती है। लेकिन यदि आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन अगर इसको प्रैक्टिस में लाएं कि हमने ड्रग छोड़ दिया है और अपने जीवन यापन को सामान्य तरीके से जीने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपकी वो लत छूट सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 और ये लास्ट अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17, आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? क्यों आजकल जो किशोर हैं वह क्यों ड्रग्स का या फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं या धूम्रपान का सेवन करते हैं? क्यों ऐसा क्यों होता है? उसके मन में ऐसा क्या आता है जिसकी वजह से वह अल्कोहल का या फिर ड्रग्स का सेवन करना प्रारंभ करते हैं? देखिए क्या होता है, कुछ ग्रुप भी होता है या उनका मन होता है इस तरह का। देखते हैं उत्तर में, जिज्ञासा होता है क्या है? ड्रग्स ऐसी मन में सोच आती है जिसकी वजह से लोग एक बार टेस्ट करना चाहते हैं। जोखिम उठाने व उत्तेजना के प्रति आकर्षण व प्रयोग करने की इच्छा प्रमुख कारण है। एक बार हम भी प्रयोग करके देखें कैसा उसका टेस्ट होता है, उसको खाने से क्या होता है, उसको पीने से क्या होता है। ऐसी जो विचार मन में आएगी तो निश्चित रूप से वह ड्रग्स को ग्रहण करेगा। जो नवयुवकों को अल्कोहल और ड्रग्स के लिए भी प्रेरित करते हैं, ये सब जो ध्यान आकर्षण है, मन की भावनाएं हैं, यह ड्रग्स की ओर आपको ले जाता है। इन पदार्थों के प्रयोग को फायदे के रूप में देखना भी एक अन्य कारण है। ऐसा यूथ को लगता है कि ये इस पदार्थ से ना फायदा होगा, जैसे खुद को बेहतर दिखाने के लिए पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीना, इससे लोग को लगता है कि जैसे उसको लोग अमीर समझेगा, ज़्यादा क्या कहें एलीट वर्ग का या अच्छे व्यक्ति का, अच्छे समाज के व्यक्ति का उसका नाम होगा, इसीलिए ऐसा वो करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र या परीक्षा में आगे रहने के दबाव से उत्पन्न तनाव भी नवयुवकों को मादक पदार्थों की ओर खींच सकता है। कहा जाता है कि परीक्षाओं का दबाव स्टूडेंट सह नहीं पाता है, जिसकी वजह से वह मादक पदार्थों का सेवन करने लग जाता है, जिससे उसका ब्रेन काम करना या फिर थोड़ा सा उस टेंशन से दूर कर देता है, इसीलिए वह मादक पदार्थों का सेवन करने लग जाता है। युवकों में यह भी प्रचलन है कि धूम्रपान, अल्कोहल, ड्रग्स आदि का प्रयोग व्यक्ति की प्रगति का सूचक है। मतलब हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों से बेहतर हैं, तो ये सब सोच भी है लोगों का, जिससे वह धूम्रपान या अल्कोहल लेना प्रारंभ करते हैं। सामाजिक एकाकीपन मतलब एकांत में रहना, काम वासना मतलब बुरा भाव में वृद्धि का अनुभव, जीवन के प्रति निरस्ता, मानसिक क्षमता में वृद्धि की मिथ्या धारणा, क्षणिक सर्वांगीण आनंद की अभिलाषा व कुसंगति का प्रभाव नवयुवकों को इन पदार्थों के प्रति
आकर्षित करता है। ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से उनके मन में अल्कोहल या ड्रग्स लेने का मन हो जाता है। जैसे सामाजिक एकाकीपन, समाज में अलग थलग रहता हो तो वैसी स्थिति में भी वह गलत चीज़ों का सेवन, काम वासना में वृद्धि, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से यह काम वासना का अनुभव। इसीलिए हमारे समाज में रेप की भी संख्या बढ़ गई है। तो इस तरह की स्थिति है कि लोग ड्रग्स ले लेता है, शराब पी लेता है, जिससे उसका न्यूरॉन्स काम नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीके से और वो समझ नहीं पाता है कि क्या सही और क्या गलत है। जीवन के प्रति नीरसता, जैसे जीवन में लगा ही नहीं कि कोई रस बचा हुआ है, अर्थात हमारा जीवन तो निरर्थक है, ऐसी भावनाएं मन में आती है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपना जीवन यापन या तो समाप्त कर लेता है या फिर वो व्यसन की ओर चला जाता है, गलत पदार्थों का या मादक पदार्थों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, ये इसी एनसीईआरटी प्रश्नों का सॉल्यूशन 17 प्रश्न आसानी से हम लोगों ने कवर किया है। आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, आसानी से इसको समझा जा सकता है। सभी के सभी प्रश्न आसान भाषाओं में है, जिसे आप देखकर, पढ़कर सभी के सभी प्रश्न परीक्षाओं में बना सकते हैं जो भी इस चैप्टर से संबंधित हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं और उन्हें भी यह बताएं कि ये इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन एक वीडियो के अंदर है और वह भी बिल्कुल आसान भाषा में, हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद।